हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज का नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को काई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दैट मींस कितना ससेप्टिबल है कोई भी सब्सटेंस की उसमें से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो सके। ठीक है, इसको काई से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला है B = में H प्लस में 4πI है। ठीक है, अब ये क्या है, तुम्हारे सैंपल की मैग्नेटिक फील्ड है। सैंपल क्या है तुम्हारा, कोई भी सैंपल हो सकता है, डायमैग्नेटिक का हो सकता है, पैरामैग्नेटिक का हो सकता है या फिर फेरोमैग्नेटिक का हो सकता है। समझ रहे हो? ठीक है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है या फिर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है जो जनरेट हो रही है बाय डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस जैसे तो वो तुम्हारा सैंपल है। ठीक है, फेरो है, डाया, पैरा, जो भी है तुम्हारा एक सैंपल है। उस सैंपल के अंदर से कितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आ रही है, दैट इज बी। ठीक है, एच तुम्हारी क्या है, अप्लाइड। ये तुम्हारी क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड जो हम अप्लाई कर रहे हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल हमने लगाया था ना, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तुम्हारी क्या हो रही थी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही थी, दैट इज तुम्हारी एच है। ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। और 4πI ये तुम्हारे कांस्टेंट है। आई को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, इस फॉर्मूले को अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय एच कर दो। क्या कर दोगे, डिवाइड बाय एच। इसको भी एच से डिवाइड, इसको भी एच से डिवाइड। अब ये एच से एच कैंसिल हो जाएगा, B/H आ जाएगा और 4πH आएगा। तो इस पूरी इक्वेशन को तुमने क्या किया है, डिवाइड किया है। पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया है बाय एच। पूरी इक्वेशन को तुमने एच से डिवाइड कर दिया तो B/H आ जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, 4πI/H हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हो तुम सिंपल वर्ड्स में, क्या आया, B/H = 1 प्लस 4πI/H। समझ रहे हो बात को? तो B/H, B से H डिवाइड कर दिया तो B/H हो गया 1 प्लस में H से H कैंसिल होगा 1 हो गया प्लस 4πI/H हो जाता है। तो ये जो तुम्हारी होती है दैट इज जो तुम्हारी रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव समझ रहे हो, रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, B/H ये तुम्हारी रिलेटिव है क्योंकि ये तुम्हारे सैंपल की मैग्नेटिक फील्ड है, सैंपल की मैग्नेटिक मोमेंट है। ये तुम्हारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का रेशियो है। अगर तुम्हें बोले कि मैग्नेटिक क्या, ये रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी को डिफाइन करो। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी को डिफाइन अगर करना है तो वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, B/H हो जाएगी। समझ रहे हो? ये तुम्हारे रिलेटिव है, यानी कंपैरिजन में है, रिलेटिव है तुम्हारी। ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ये तुम्हारी सैंपल की मैग्नेटिक का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हो, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है। ठीक है, तो I/H जो होता है, I/H जो है तुम्हारी क्या, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो हमने अभी पढ़ा था, ये क्या थी तुम्हारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दैट इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, अब समझे इसको हम क्या बोलते थे, काई से इसको रिप्रेजेंट करते थे। तो I/H का जो तुम्हारा ये रेशियो आया, हम इसकी बात कर रहे हैं। 4π तुम्हारा कांस्टेंट, I/H का हम रेशियो की बात कर रहे हैं, दैट इज रेशियो I/H। I/H का जो तुम्हारा रेशियो है इसको हम क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। इसको हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके रेशियो को बोलते हैं। आई तुम्हारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मीन्स ये है कि कितने अमाउंट में हमने मैग्नेटिक मोमेंट को अप्लाई किया है। आई समझ रहे हो? आई क्या है तुम्हारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है तुम्हारी ये, और ये है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखनी है कि आई क्या है तुम्हारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है पर यूनिट वॉल्यूम। यानी तुमने 1 यूनिट वॉल्यूम लिया है, 1 यूनिट अगर वो वॉल्यूम तुम लेते हो, जितना भी तुम्हारा 1 यूनिट का वॉल्यूम है, उसमें कितनी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तुमने अप्लाई की है, दैट इज योर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी कितने अमाउंट में तुमने मैग्नेटिक फील्ड, यानी इंटेंसिटी किस चीज की है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है। ठीक है,
तो आई अपॉन एच क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइड बाय कौन सी है, एच। एच क्या है तुम्हारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का जो रेशियो है उसको बोलते हो ससेप्टिबिलिटी। अगर स्पेसिफिक पूछा जाता है, उसको मैंने काई से रिप्रेजेंट किया, अगर तुमसे पूछा जाता है कि स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी बताओ, स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी, स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी अगर तुमसे पूछा जाता है काई एस इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ससेप्टिबिलिटी डिवाइड बाय में डेंसिटी, डिवाइड बाय डेंसिटी, समझ रहे हो। देखो काई के नीचे जो स्पेसिफिक जो तुम्हारी ससेप्टिबिलिटी होती है, हालांकि तुम्हारे नहीं है सिलेबस में, कि थोड़ा सा देख लो कि स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी अगर तुमसे पूछा जाता है तो उसका मीनिंग क्या होता है। काई के नीचे मैंने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, इसका मतलब स्पेसिफिक की बात हो रही है। स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगा कि स्पेसिफिक जो तुम्हारी ससेप्टिबिलिटी है उसको हमने डेंसिटी से डिवाइड कर दिया है, तो ससेप्टिबिलिटी को तुम डेंसिटी से डिवाइड करोगे, देन यू विल गेट योर स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी। यही थी बस, और कुछ खास इसमें नहीं। देखो इतना समझ में आ गया, ससेप्टिबिलिटी भी बहुत टाइप्स की होंगी तुम्हारे पास, ठीक है। इतना जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सिलेबस में नहीं है मेरे ख्याल से तो, लेकिन मैंने थोड़ी नॉलेज के लिए बता दिया कि स्पेसिफिक क्या होती है। ससेप्टिबिलिटी को डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे, दैट विल बी योर स्पेसिफिक। और तुम्हारी आ जाती है मोलर ससेप्टिबिलिटी, मोलर ससेप्टिबिलिटी। मोलर ससेप्टिबिलिटी को काई एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। देखो अगर मोलर पूछा जाता है तो काई के नीचे तुम क्या लगा दोगे, एम लगा दोगे, समझ में आ रहा है। और अगर स्पेसिफिक पूछा है, स्पेसिफिक किससे बना है, एस वर्ड से, एस तुम्हारा फर्स्ट लेटर क्या एस है, इसलिए काई के नीचे एस लगा दिया। अगर मोलर पूछा है तो काई के नीचे क्या लगा दोगे, एम लगा दो, दैट इज मोलर ससेप्टिबिलिटी। ये भी तुम्हारे पास एक रेशियो होती है, जो ससेप्टिबिलिटी होती है तुम्हारी स्पेसिफिक, उसको मास से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। समझ में आया कुछ। जो तुम्हारी मोलर ससेप्टिबिलिटी है वो क्या है, इसलिए क्या है तुम्हारी काई है, उसको तुमने डेंसिटी से डिवाइड किया था, वो तुम्हारी क्या थी स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी, उसको तुमने मास से और मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रही है। फिर इसको मैं लिख सकती हूँ उसको स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी। अगर तुम कंफ्यूज नहीं होना चाहते हो और एक ही लाइन में पढ़ना चाहते हो तो मैं इसको मेंशन कर देती हूँ। हम स्पेसिफिक पढ़ चुके हैं। स्पेसिफिक क्या थी तुम्हारी, काई अपॉन में डेंसिटी थी, तो मैं इसको स्पेसिफिक के टर्म्स में लिख देती हूँ, ठीक है। तो मोलर ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, स्पेसिफिक जो तुम्हारी ससेप्टिबिलिटी है उसको मास से और मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज तुम्हारी क्या है मास से, और तुम इसको मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास, मोलर मास से और उसको तुम मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी स्पेसिफिक क्या हो जाएगी तुम्हारी मोलर ससेप्टिबिलिटी। मोलर ससेप्टिबिलिटी को नाम तो तुम्हारा क्या है ससेप्टिबिलिटी, यानी ससेप्टिबिलिटी को मास से और मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी तुम्हारी क्या हो जाएगी मोलर ससेप्टिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है, एक फॉर्मूला और हमें पढ़ना है इसके बारे में। देखो ये इसके बाद हमने हमारे पास एक फॉर्मूला था ये वाला ही। अब देखो ध्यान से, आई अपॉन में एच क्या था तुम्हारा, काई था, यहाँ से आई निकाल सकते हो, आई क्या आ जाएगा तुम्हारा काई एच हो जाएगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। ये तुम्हारी क्या थी ससेप्टिबिलिटी थी, आई अपॉन में एच था। आई क्या तुम्हारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक, कितनी अमाउंट है मैग्नेटिक फील्ड की, अपॉन में एच अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी। यहाँ से काई निकाल, यहाँ से आई निकालनी है, तो आई एच जो तुम्हारा उधर चला जाए तो काई एच तुम्हारी क्या आ जाएगी आई आ जाएगा। अभी इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुटअप करनी है और कुछ भी नहीं करना, आई की वैल्यू जो है इस फॉर्मूले में पुटअप करनी है, और जो तुम्हारी बी की वैल्यू होती है वो होती है म्यू एच, इसकी वैल्यू तुम्हारी क्या होती है म्यू एच, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, बी की वैल्यू पुटअप करो, म्यू एच होता है तुम्हारा। ये तुम्हारी म्यू क्या थी, हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्या थी तुम्हारी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। म्यू क्या थी तुम्हारी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, कितनी परमिएबिलिटी है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की टू अ मीडियम इन कंपैरिजन टू वैक्यूम। तो म्यू एच एच तुम्हारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें वैल्यू पुटअप कर दो। तो बी इज इक्वल टू में क्या है एच प्लस में 4 पाई, यहाँ पे आई की वैल्यू पुटअप कर दो और बी की वैल्यू पुटअप कर दो। बी की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है म्यू एच
इज इक्वल टू एच प्लस 4 पाई। आई की वैल्यू क्या है तुम्हारी पाई एच। यहाँ से हम म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो एच जहाँ पर भी कैंसिल आउट हो जाएगा तुम्हारा। म्यू इज इक्वल टू में 1 प्लस में 4 पाई पाई। अब देखो अब यहाँ एक्सप्लेन करोगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। देखो ध्यान से, अब जो तुम्हारा म्यू है, म्यू तुम्हें पता था कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए म्यू जो होता है दैट इज लेसर देन 1 होता है। ये क्या होता है लेसर देन 1, ये ग्रेटर देन 1 होता है और ये बहुत ज्यादा ग्रेटर देन 1 तुम्हारे पास होता है। ये तुम केसेस पढ़ चुके हो कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो तुम्हारी नेगेटिव परमेबिलिटी होती है लेस देन 1 यानी नेगेटिव में होती है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की क्या होती है ज्यादा होती है, 1 से ज्यादा, मतलब ये पॉजिटिव में रहेगी, ये बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसकी जो म्यू होगी दैट विल बी नेगेटिव, इसकी म्यू क्या होगी पॉजिटिव और इसकी म्यू क्या होगी तुम्हारे पास वेरी 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 पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करके देखो, अब इसकी जो म्यू होती है वो तुम्हारी नेगेटिव हो जाएगी फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, तो इसकी ससेप्टिबिलिटी भी नेगेटिव हो जाएगी। उसी तरह से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए वैल्यूज यहाँ पर रख के देखो, देखो यहाँ पर ये तुम्हारी क्या रख के देखनी है तुम्हें, ये तुम्हारी नेगेटिव हो जाएगी तो ससेप्टिबिलिटी भी तुम्हारी नेगेटिव हो जाएगी। ये पॉजिटिव हो तो ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव, तो इसके लिए ससेप्टिबिलिटी क्या होती है नेगेटिव, इसके लिए ससेप्टिबिलिटी क्या होती है पॉजिटिव, इसके लिए ससेप्टिबिलिटी क्या होती है पॉजिटिव। समझ रहे हो इस बात, क्या समझा है। जिसकी अगर तुम टाइम मारना चाहते हो तो इसको इस तरह से मान सकते हो कि जिसकी परमेबिलिटी पॉजिटिव होती है उसकी ससेप्टिबिलिटी भी पॉजिटिव, जिसकी परमेबिलिटी नेगेटिव होती है उसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव। देखो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रख के देखो ना, इसको अगर म्यू किसी पॉजिटिव है तो ससेप्टिबिलिटी इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव आएगी। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की पॉजिटिव है तो इसकी ससेप्टिबिलिटी भी पॉजिटिव आएगी। डायल के लिए ये नेगेटिव है तो ससेप्टिबिलिटी भी नेगेटिव हो जाएगी। सिंपल सी बात समझ में आए तुम्हें, बस यही तुम्हें पढ़ना था। दूसरा मैं एक बात और बता देती हूँ कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, जो तुम्हारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो तुम्हारे पास ससेप्टिबिलिटी होती है, मोल ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, इसकी भी तुम्हारे पास मोल ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। और एक क्रिटिकल टेम्परेचर आता है, उस क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो तो बहुत ही ज़्यादा हायर हो जाती है। ठीक है, तो जैसे वैसे भी तुम्हें पता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या फोर्सेज हैं, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी मोलर ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज करेगी, इसकी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए एक तुम्हारा क्रिटिकल का कांस्टेंट आता है, बट तुम्हारा इतना लेवल नहीं है, तुम एमएससी में पढ़ोगे ये सब। ठीक है, इतना यहाँ पर पढ़ना जरूरी था कि ये यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से है वो यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किस तरह से तुम मेजर कर सकते हो कि कोई भी सब्सटेंस जो है डाया है या फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, वो कैसे पता चलेगा तुम्हारे को। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है तुम्हारे पास, इसमें ओवेस एक्सपेरिमेंट उसे कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है गोयस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, गोयस की तुम्हारे ट्यूब है, ये किसकी है गोयस ट्यूब। देखो कुछ भी नहीं किया हमने, गोयस ने एक एक्सपेरिमेंट किया था ये फाइंड आउट करने के लिए कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है सैंपल में या फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। कुछ भी नहीं किया, दो तुमने पोल लगाए हैं, नॉर्थ पोल है साउथ पोल तुम्हारे पास है। ठीक है, इसमें से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आएगी, यहाँ से कहेंगी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हमारे आएंगे, यहाँ से कहेंगे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आएंगे। ठीक है, पहली बात याद रखो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ से आ रहा है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल तुमने मैग्नेट्स लगा दिए। ठीक है, ये गोयस की ट्यूब है जिसमें तुम्हारा सैंपल भरा जाएगा, ये अटैच एक पर्टिकुलर बैलेंस है, ये तुम्हारा बैलेंस है। ये वेट मेजर करने के लिए, ये क्या होता है वेइंग बैलेंस इसे कहा जाता है, दैट इज वेइंग बैलेंस। ये तुम्हारा क्या है वेइंग बैलेंस है, वेइंग मशीन है ये जो वे करेगा, वेट करेगा सैंपल का, कितना सैंपल है तुम्हारा। ठीक है, और देखो दो चीजें हो सकती हैं तुम्हारे, अगर इसमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा
सिंपल सी बात है, पैरामैग्नेटिक अगर इसमें सब्सटेंस है, देखो मैं एक बार और इसको ड्रॉ कर देती हूँ। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जाएंगे ऐसे। समझ में आ रहा है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अगर है इस सैंपल में, हमें नहीं पता क्या है सैंपल में, हम सपोज कर रहे हैं कि फर्स्ट केस क्या हो सकता है, इसमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो सकता है, क्योंकि पैरा का तो एक ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो सैंपल हमें दिया गया, हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो पैरा है या फिर डायमैग्नेटिक है। पैरा होगा तो क्या होगा, डाय होगा तो क्या होगा। ठीक है, मान लेते हैं इसमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो ये ट्यूब नीचे की तरफ अट्रैक्टेड हो जाएगी। समझ रहे हो, थोड़ा सा ज्यादा ब्राइटनेस सा फैलेगा, इसको साफ करके दोबारा ड्रॉ करते हैं। देखो ये ट्यूब तुम्हारे पास है, छोटी ट्यूब बना देते हैं, यहाँ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जाएगा और ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसको क्या करेंगे, नीचे अट्रैक्ट कर देंगे, ट्यूब को नीचे अट्रैक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि पैरामैग्नेटिक हमें बताया था कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो अट्रैक्टेड होता है टुवर्ड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स से। तो मैं अगर तुम्हारा सैंपल तुम्हारा यहाँ मान लो तुम्हारा सैंपल है और नीचे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है तो उसको नीचे अट्रैक्ट करेंगे, वो ऐसे तुम्हारी ट्यूब नीचे चली जाएगी। समझ में आ रहा है? जैसे ये तुम्हारी ट्यूब है, इसमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अगर है और मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, मैग्नेट्स लगा दिए, मैग्नेट्स क्या करेगा, इसको नीचे की तरफ विड्रॉ करेगा, तो ये ट्यूब तुम्हारी नीचे चली जाएगी। यानी इस ट्यूब का जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वेइंग बैलेंस में तुम्हें ज्यादा वेट दिखाई देगा, जितना तुमने सैंपल पहले लिया था और अब तुम वेइंग बैलेंस से मेजर करोगे तुम्हें ज्यादा वेट दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होंगे, अट्रैक्टेड होंगे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स से, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स से अट्रैक्टेड होगा। अगर तुम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लोगे तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करेगा, उसको रिपेल हो जाएगा उससे। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे क्या करेगी, उसको रिपेल करना स्टार्ट कर देगी अगर डायमैग्नेटिक हुआ तो। समझ में आ रहा है? तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर सैंपल में है तो वो क्या हो जाएगा, रिपेल्ड हो। यानी जैसे ये तुम्हारा सैंपल है इस ट्यूब के अंदर, ये तुम्हारा मैग्नेट लगा तो मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को रिपेल करेगी तो ट्यूब तुम्हारी ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा वेट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ऐसे तुम्हारी जो सैंपल है वो ऐसे ऊपर चला जाएगा कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को क्या करेगी, रिपेल करेंगी। ये रिपेल करेंगे तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को रिपेल करेंगे तो ये तुम्हारा ऊपर चला जाएगा और इसमें क्या होगा, ट्यूब का वेट जो होगा इसमें क्या कर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा वेट। अब इसमें क्या हो जाएगा, वेट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं बाय मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और ये क्या होते हैं, रिपेल्ड होते हैं बाय मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। यही तुम्हें इसमें पढ़ना होगा, बल्कि ये एक्स्ट्रा हो गया तो समझ लेना कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स से अट्रैक्टेड होते हैं। अट्रैक्टेड होंगे, ट्यूब नीचे जाएगी तो वेट उसका इंक्रीज कर जाएगा और वेइंग बैलेंस में ज्यादा वेट दिखाई देगा। डायमैग्नेटिक में वेट डिक्रीज हो जाएगा, फिर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल्ड हो जाएगी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स से। इतना काफी है तुम्हारे लिए। चलो, थैंक यू।